हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 25th ऑफ अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, वो अभी 3 डेज की विजिट पर हैं। तो आज उनकी तीन तीन दिन की जो विजिट है वो आज कंप्लीट हो जाएगी और आज ही वो वापस चले जाएंगे दिल्ली। सो व्हाट हैपन, तो उन्होंने ये बोला कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर जो है ना, वो उसको रूल जो है 3 फैमिलीज करती थी। और 3 फैमिलीज मतलब बेसिकली जो पीडीपी है, एनसी है और एक और फैमिली है। तो ये तीनों फैमिली जो है वो पूरे जम्मू एंड कश्मीर को रूल करती थी। और उन्होंने 70 ईयर्स तक, इन 70 सालों तक जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, जब तक वो स्टेट रहा, वहां पर उन्होंने लोकल बॉडीज के इलेक्शन कंडक्ट ही नहीं कराए। लोकल बॉडीज इलेक्शन का मतलब पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज के इलेक्शन कंडक्ट कराए ही नहीं। उन्होंने एक चीज और बोली है कि हमने आर्टिकल 370 हटा के हमने बहुत अच्छा काम किया और इन्वेस्टमेंट इनफ्लो जो है इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो इंक्रीज हो जाएगा, जो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा और उनको एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेट करेगा, इनकम जनरेशन में उनकी हेल्प करेगा। उन्होंने एक चीज और बोली, टारगेट किया उन पार्टीज को, पीडीपी और स्पेशली एनसी को। उन्होंने यही बोला कि जब हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल करने के लिए, स्पेशली इन दी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो इन तीनों पार्टीज ने अपोज किया था। अब इन तीनों पार्टी ने अपोज इसी वजह से किया था, रीजन बीइंग क्योंकि अगर डेवलपमेंट हो गया तो फिर इनकी पॉलिटिक्स जो है वो खत्म हो जाएगी। नाउ मोदी जी ने और हमारी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया। एक तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराए और दूसरा इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इंक्रीज होगा बाय द एप्लीकेबल ऑफ बाय द एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन द स्टेट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने एक चीज और बोली है कि अब पहले क्या था कि पहले जम्मू एंड कश्मीर का चीफ मिनिस्टर या कोई भी सेंट्रल मिनिस्टर बनता था, कैबिनेट मिनिस्टर बनता था जम्मू एंड कश्मीर से, तो वो बेसिकली आपका या तो एनसी का था या तो पीडीपी का होता था या तो कांग्रेस का होता था। कोई लोकल या ग्राउंड वर्कर्स का भी नहीं होते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा। जम्मू एंड कश्मीर से अब कोई कैबिनेट में जाएगा, मतलब मिनिस्टर बनेगा, यूनियन मिनिस्टर बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा जम्मू एंड कश्मीर का, तो वो कोई आम आदमी और ग्राउंड लेवल पर काम करने वाला पर्सन होगा। मूविंग फर्दर, सो चाइना ने कल एक लॉ बना दिया है ना। चाइना में भी लॉ बनते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी है। तो ऐसा नहीं है इट्स अ सेरेमोनियल पोस्ट है बस वो, लेकिन सारी की सारी पावर होती है तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पास है। बट वो सेरेमोनियल पोस्ट है, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट इज अ सेरेमोनियल पोस्ट, तो वैसे ही वहां पर चाइना में पार्लियामेंट जो है वो सेरेमोनियल है। लॉ बनाना सेरेमोनियल थिंग है, लेकिन अब लॉ कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या करना है, ये सारी की सारी एक पार्टी के हाथ में बात है, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब उन्होंने लॉ बनाया क्या, उन्होंने बोला कि ये जो लॉ है ना ये एप्लीकेबल होगा फ्रॉम दी 1 जनवरी से। और इस लॉ का जो काम है वो ये है कि भैया जो भी चाइना की टेरिटरी जो भी चाइना की टेरिटरी में बेसिकली इन्वॉल्व होगा या उसको टेरिटरी में घुसता है, तो ये स्टेट मतलब कंट्री, गवर्नमेंट और मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चाइना की टेरिटरी को सेफ गार्ड करे। और अगर सेफ गार्ड नहीं करते हैं तो कॉम्बैट करे इन सारे एक्ट से जो भी हमारे टेरिटरी में घुस रहा है। प्रॉब्लम है तो दो नेशन को हो सकती है, ऑब्वियसली बात एक इंडिया है। तो अब होगा शायद इस लॉ के, अब ये लॉ बनने से इंडिया के ऊपर एग्रेसिव पॉलिसी दिखाएगा चाइना। एंड अनदर वन इज भूटान, क्योंकि भूटान के आपके वेस्टर्न साइड बॉर्डर पर, क्योंकि भूटान ये रहा और यहां पर है सिक्किम, तो इस साइड जो है यहां पर क्लेम करता है कौन, बेसिकली आपका, सॉरी ऐसा है। तो ईस्टर्न साइड, ये वाला साइड जो है ना, इस साइड पे क्लेम करता है कौन, बेसिकली चाइना। वेस्टर्न साइड ही है, बट यहां पर है भूटान और यहां पर सिक्किम है। मूविंग फर्दर, सिटी के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, विल स्किप द सिटी न्यूज। सो डायरेक्टली मूव टू द स्टेट पेज। तो स्टेट पेज, द न्यूज फ्रॉम अहमदाबाद। व्हाट हैपेंड, तो गुजरात हाई कोर्ट ने जो बेसिकली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है आपका गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, उसको टारगेट किया और स्टेट गवर्नमेंट को टारगेट किया। ठीक है, उन दोनों को बोला कि भैया गवर्नमेंट ने, सेंटर ने अलॉट किए थे 200 करोड़ रुपीज फ्रॉम 2014 से 2018 तक, है ना। 14 मतलब 14 से 15 एक फिजिकल ईयर लेते हैं गवर्नमेंट जो होता है, अब जो कि चलता है बेटी 1 मार्च से। तो आपका 2014-15 से 2017-18 तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपीस आपको दिए थे टू
एलिमिनेट द पोल्यूशन फ्रॉम द साबरमती रिवर। लेकिन उस चीज पर अभी तक ना ही अहमदाबाद की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ना ही गुजरात की पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस पर कुछ काम किया, है ना। और इस चीज को लेकर हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया, एक चीज बोली कि जो साबरमती रिवर में पोल्यूशन हो रहा है, उसका जो मेन रीजन है, उसका जो रूट कॉज है, दैट्स अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ अथॉरिटीज। अथॉरिटीज जो है अकाउंटेबल नहीं है। अथॉरिटीज को पैसा मिलता है बट दे डोंट हैव एनी अकाउंटेबिलिटी अबाउट द मनी दे गेट फॉर द टू कर्व द पोल्यूशन फ्रॉम द रिवर, सो दे आर नॉट अकाउंटेबल। और एक चीज और पता लगी कि देर इज अ नो कनेक्शन बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड द इंडस्ट्रीज दोज हु आर क्रिएटिंग पोल्यूशन इन द रिवर ऑफ साबरमती। जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्रीज है जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं साबरमती में, उनका और ऑफिशियल्स का कनेक्शन है ही नहीं। देयर शुड बी अ नेक्सस, तभी तो ऑफिशियल्स टारगेट कर पाएंगे उन इंडस्ट्रियल्स को या उन इंडस्ट्रीज को जो साबरमती रिवर को पोल्यूट कर रही हैं। उस चीज को लेकर उन्होंने बताया कि बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस साबरमती रिवर जो है वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन इंडिया, यहां तक बोल दिया। मूविंग फर्दर, सो एडवर्टीजमेंट नहीं पढ़ना है। सो ऑन दी स्टेट न्यूज अगेन, सो व्हाट हैपेंड, तो बताया गया कि ओवर 43 लाख पीपल स्किप सेकंड वैक्सीन इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में एक रिपोर्ट निकल के आई, उस रिपोर्ट में यही पता लगा कि भैया 43 लाख लोगों ने अपना सेकंड डोज स्किप कर दिया इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इन लोगों ने फर्स्ट डोज लगवा रखी है लेकिन सेकंड डोज उन लोगों ने स्किप कर दिया। अब उसका मेन रीजन जो है वो ये बताया गया कि हार्वेस्टिंग सीजन आ गया, जिसके चलते जो मेजोरिटी ऑफ द लोग है ना 43 लाख में फार्मर्स है। तो फार्मर्स बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ देयर बिजी शेड्यूल इन द फार्मिंग इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, क्योंकि हार्वेस्टिंग सीजन आ गया जिसके चलते उन्होंने अपना सेकंड डोज जो है वो स्किप कर दिया। और एक रीजन हमने पढ़ा था, एक रीजन वो क्या था आपका, कोविशील्ड में देयर इज अ कलम रीजन पढ़ा था ना कल के न्यूज़पेपर में। तो कल के न्यूज़पेपर में क्या रीजन था कि भैया देयर इज अ बेसिकली लॉट ऑफ डेज बिटवीन द फर्स्ट डोज एंड सेकंड डोज, क्योंकि इंडिया में 88% ऑफ द जो 88% ऑफ द वैक्सीन जो एडमिनिस्टर्ड हुई है वो कोविशील्ड हुई है। और फर्स्ट डोज और सेकंड डोज में, कोविशील्ड के फर्स्ट डोज सेकंड डोज में अराउंड 80 टू 85 डेज का डिफरेंस है, जिसके चलते लोग भूल जाते हैं, लोग इग्नोर कर रहे हैं। मूविंग फर्दर, सो अगेन स्टेट न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, सो पेरियार रिवर, ठीक है, तो पेरियार बैंक्स पर अलर्ट मोड जारी हो गया है। अलर्ट मोड मतलब क्योंकि मुल्ला पेरियार में जो कि पेरियार रिवर पे डैम बना हुआ है, मुल्ला पेरियार डैम, अच्छा ये है तो ये स्टेट ऑफ केरला में, मतलब स्टेट ऑफ केरला के जमीन पर है, बट इसको कंट्रोल कौन करता है, तमिलनाडु कंट्रोल करता है पूरी तरीके से। ओके, सो वही चीज बताई गई कि मुल्ला पेरियार डैम जो है अपने सेफ्टी मोड से ज्यादा वहां पर वाटर राइज होने के चांसेस हैं, जिसके चलते जो पेरियार बैंक मतलब पेरियार रिवर पे जो घर बने हुए हैं और जो लोग रहते हैं उनके लिए अलर्ट मोड जारी कर दिया गया है। उनको बताया जा रहा है कि भैया कैसे आपको टैकल करना है इस सिचुएशन से, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी की सारी चीजें। मूविंग फर्दर, सो वी डायरेक्ट मूव टू द एडिटोरियल पेज। तो आज हमारे दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट इन ग्लासगो ऑल आइज ऑन 2030। अच्छा, आज अपन पूरे तरीके से समझेंगे कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ये बहुत चल रहा है इशू ना, COP 26। तो ये सारी चीज समझने वाले हैं, क्या ये इसका मेन फंडा क्या है, ये बोलना क्या चाहता है COP 26, ये कहां से इवॉल्व हुआ, क्या रीजन है। तो ग्लोबल वार्मिंग ये सारी चीज समझेंगे अपन। फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में समझेंगे, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। तो आज पूरा अपन क्लियर करके समझते हैं कि व्हाट दिस इशू इज, दिस इशू ऑफ COP 26 है क्या, ये व्हाट क्लाइमेट चेंज, व्हाट ग्लोबल वार्मिंग इज। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट हम लोग पहले अपन थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं, उसके बाद फिर अपन इन चीजों को समझेंगे। देखो, हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ के लोअर एटमोस्फियर का, मतलब जहां हम रहते हैं, है ना। अब अर्थ तो ये रहा, ठीक है, तो अर्थ के हम कोर में तो रहते नहीं है, यहाँ तो भाई मेटल्स है, सॉइल है, ये सारी चीजें, तो हम लोग यहाँ रहते हैं, ऊपर रहते हैं, यही है, यहाँ पर ट्रीज हैं, ये सब सारी चीजें। तो अर्थ का जो लोअर एटमोस्फियर है, अर्थ के लोअर एटमोस्फियर पर टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो भैया द ग्रेजुअली इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन द अर्थ लोअर एटमोस्फियर इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। मतलब हमारा जो ग्लोब है, हमारा जो अर्थ है, वो वार्म हो रहा है। वार्म हो रहा है तो मतलब टेम्परेचर जो है वो ग्रेजुअली राइज कर रहा है। अब इसका मेन फंडा क्या है, मेन रीजन क्या है कि हमारी अर्थ गर्म क्यों हो रही है। देखा जाए तो अर्थ तो बिलियंस ऑफ ईयर्स के पहले बना हुआ है। द मेन रीजन इज बिकॉज
बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते हम लोगों ने बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट किया, एयर पोल्यूशन क्रिएट किया, नॉइस पोल्यूशन क्रिएट किया, वाटर पोल्यूशन क्रिएट किया। तो हमारा एनवायरमेंट जो है वो डिग्रेड हो गया। एनवायरमेंट मतलब जैसे डिफॉरेस्टेशन होने लगा। तो अब ये ट्रीज है, रिवर्स है, यही तो ग्लोब के या फिर अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखते हैं। लेकिन जब उन चीजों को डिग्रेड कर दिया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज आई, पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा, तो अब आप स्मोक जाता है बाहर। तो स्मोक क्या है? स्मोक टेम्परेचर उसका बढ़ा है, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या हुआ? अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। अब अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने से नुकसान क्या है? क्योंकि तुम्हारे घर में तो एसी लगा हुआ है, तुम एसी में रह सकते हो, है ना? लेकिन मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस के घर में एसी नहीं होता। पहला पॉइंट तो वो है। और दूसरा पॉइंट ये है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है, अर्थ में 70% ऑफ दी जो पार्ट है वो वाटर का है, ठीक है? और मेजोरिटी ऑफ द वाटर जो है वो ग्लेशियर के फॉर्म में है। ग्लेशियर मतलब आइस के फॉर्म में है ना? बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, बड़े बड़े आइस के जो माउंटेन्स होते हैं उनको ग्लेशियर्स बोला जाता है। तो अब जैसे कि गंगा है, तो गंगा कहां से आती है? ग्लेशियर से फ्लो होती है, ठीक है? क्यों? अब गंगा में इतना सारा पानी है, मतलब समझ रहे हो, गंगा में इतना सारा पानी है और अभी भी वो बर्फ जमी हुई है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो आइस जो है, आइस का माउंटेन है, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो वाटर का लेवल है, सी वाटर लेवल है, वो सी लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। तो सी लेवल जब इंक्रीज होगा तो बहुत सारे जो लैंड्स है, जमीन है, कंट्रीज है, जो कि बिल्कुल लो लैंड पर है, मतलब सी लेवल के थोड़े से ऊपर है, वो डूब जाएंगे। जैसे मालदीव्स हो गया, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया हो गया। इंडोनेशिया इट्स कंप्राइजेस ऑफ मेनी आइलैंड्स। और उसके साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट, हमारे लोअर एटमोस्फियर पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आइस तो मेल्ट होगी होगी और भी इसकी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। ह्यूमन बॉडी भी खराब हो जाएगी, टेम्परेचर भी खराब होगा, ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाएगी। तो अब होता क्यों है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा इमिट होती हैं, है ना? ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा इमिट होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस, अब जैसे ग्रीन हाउस गैसेस कैसे इमिट होती हैं? आप व्हीकल चलाते हो, है ना? तो अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है? टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं। आप फ्रिज यूज करते हो तो फ्रिज में से भी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है, ठीक है? जैसे मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो इनका जो अबंडेंस है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जिसके चलते हमारी ये जो अर्थ है वो, उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो ये मेन रीजन है। अब देखा जाए तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चला रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो बहुत पुराना है, ठीक है? 17th सेंचुरी का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, 17th सेंचुरी चला आ रहा है। लेकिन उस समय इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। नया नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता था एनवायरमेंट से। लेकिन अब फर्क पड़ने लगा। इसके चलते ग्लोबल वार्मिंग को फाइट करने के लिए जो एक एग्रीमेंट बनाया गया, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ। और उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है वो किसके अंडर आता है? वो है यूएनएफसीसीसी, ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। अब इसके अंदर इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुए और उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट का नाम क्या है? बेसिकली यूएनसीओपी। यूएनसीओपी का मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, या हम बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। एक ही चीज है, सीओपी अगर आ जाए या फिर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज आ जाए, सेम ही चीज है, ठीक है? अब इसकी जो मीटिंग की स्टार्ट हुई वो 1995 से हुई। तो 1995 में पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई। और ये हर साल होता है, ठीक है? हर साल होता है। हाँ, एक दो साल स्किप हुआ है, लेकिन हमेशा से चला आ रहा है। जब से बना है तब से चला तो आ रहा है। 1995 में पहली बार मीटिंग हुई। कहां पर हुई थी फर्स्ट सीओपी? इट्स बर्लिन में हुई, ठीक है? तो बर्लिन इज एन इंपॉर्टेंट, बर्लिन इन जर्मनी पहली हुई। लेकिन इसमें कुछ ज्यादा इसमें कुछ ऐसा कंट्रीज ने, जो मेजर जो गवर्नमेंट्स है, बहुत सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट है, उन्होंने उसमें कुछ किया नहीं इतना ज्यादा। इस पे लोगों ने फोकस नहीं किया क्योंकि प्रॉपर प्रोसीजर नहीं था, इनके पास कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं था। इसी के चलते सेकंड जो हुआ वो हुआ 1997 में, और उसको हम नाम देते हैं क्या? COP02, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कौन सी कॉन्फ्रेंस? टू सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है? सभी COP2 लिखते हैं। और इसका नाम दिया हमने क्या? क्योटो प्रोटोकॉल। ये बहुत बार तुमने सुना होगा, क्योटो प्रोटोकॉल। कब हुआ था? 1997 में। अब क्योटो प्रोटोकॉल का जो काम था वो ये काम था, टू लीगली बाइंड द डेवलप्ड कंट्रीज टू इमिशन रिडक्शन टारगेट। कि आप डेवलप्ड कंट्रीज जो है, क्योंकि भाई जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो बहुत बाद में आया, तो उनका कम कंट्रीब्यूशन है एनवायरमेंट पर। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए हुआ, जैसे आपका यूनाइटेड किंगडम हुआ, यूरोपियन कंट्रीज हुए, यूरोपियन यूनियन के नेशंस हुए, इन कंट्रीज का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है।
उन्होंने ज्यादा टेम्परेचर को बेसिकली ज्यादा टेम्परेचर को ग्रेजुअली इंक्रीज किया, है ना? उन्होंने ग्रोथ भी करी तो अब उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी दिख रहा है, तो उनका ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो डेवलप कंट्रीज को लीगली बाइंड कर दिया कि भैया आप एक टारगेट बनाइए कि इतना टारगेट हम अचीव करेंगे और इससे हम इमिशन रिडक्शन करेंगे, इतना इमिशन रिडक्शन का हम टारगेट लेके चलते हैं। 1997 में हुआ। फिर उसके बाद आगे फिर इंडिया में भी हुआ। इंडिया में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी 2002 में, ठीक है? 2002 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, जिसको बोलते हैं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन या दिल्ली डिक्लेरेशन, ठीक है? और उसका जो बेसिकली दिल्ली डिक्लेरेशन का जो काम था वो यही था कि जो पुअरेस्ट कंट्री है उनमें डेवलपमेंट लाने की जरूरत है और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने की जरूरत है, जिसके चलते जो क्लाइमेट चेंज है उसको हम मिटिगेट कर सकें, कम कर सकें। फिर जो मेजर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई वो हुआ 2015 में, और 2015 में जो सीओपी हुआ था वो हुआ था कौन सा? पेरिस। और वहीं से एक टर्म निकला था पेरिस एग्रीमेंट, नाम सुना होगा। अब ये पेरिस एग्रीमेंट जो है, इसमें क्या था? इसमें ये था जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल में बोल दिया था कि भैया एमिशन रिड्यूस करना है, एक टारगेट अपना खुद बना लीजिए और रिड्यूस करते रहिए, लेकिन टारगेट बताया नहीं था कितना टारगेट रिड्यूस करना है। तो उस चीज को पेरिस एग्रीमेंट में बताया। तो पेरिस एग्रीमेंट में बोला कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है हमें 2 डिग्री सेल्सियस तक लेकर आना है, मतलब प्री इंडस्ट्रियल लेवल मतलब मान के चलते हैं, प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे 20 डिग्री सेल्सियस था अर्थ का टेम्परेचर, इतना था नहीं लेकिन हम अज्यूम करके चलते हैं कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे 20 डिग्री सेल्सियस था। और बाई दी 2050 बाई दी 2050 हम लोग सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज कर पाए, बस इससे इतना लेके चल रहा है। और आइडियली देखा जाए तो 1.5 डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए, 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। पहला मेजर टारगेट तो 1.5 रहेगा आइडियली, लेकिन अगर इतना नहीं होता है तो भैया 2 डिग्री सेल्सियस तो मान के चलो, 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये पेरिस एग्रीमेंट का काम था। और इस पेरिस एग्रीमेंट में एक और हुआ कि एक फंड बनाया जाएगा $100 बिलियन का, $100 बिलियन का फंड बनाया जाएगा, डॉलर मतलब यूएस डॉलर का फंड बनाया जाएगा हर साल, और उन कंट्रीज में भेजा जाएगा और फंड का यूज किया जाएगा टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज और टू मिटिगेट द ग्लोबल वार्मिंग, टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज इन द इन्वायरमेंट इन द लोअर एटमोस्फियर, ठीक है? और अब जो है, अब जो मेजर मीटिंग होने वाली है वो कौन सी होने वाली है? जस्ट वेट फॉर अ मिनट। जो मेजर मीटिंग होने वाली है अभी वो है सीओपी 26, मतलब 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है? और वो कहां होगी? ग्लासगो में होगी। और अब उसका जो मेन फंडा है, उसका मेन फंडा क्या है कि वो एनडीएमसी के थ्रू चलेगी। एनडीएमसी क्या है? एनडीएमसी इसी इसी उसमें दिया होगा, पैसेज में दिया होगा। एनडीएमसी है नेशनली डिस्ट्रीब्यूटेड, just wait for a minute, I'll just forget the full form of that NDMC. Yeah, nationally determined contribution. तो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज अ रूल बुक, और ये हर कंट्री ने सबमिट करी है कि वो कैसे रिड्यूस करेंगे। अच्छा, पेरिस एग्रीमेंट में क्या हो गया था? टारगेट दे दिया था कि भैया इतना करना है, कैसे करना है ये नहीं बताया था कंट्रीज ने, और वो अब कंट्रीज कर रही हैं ये बता के, हर कंट्री कर रही है, मतलब आउट ऑफ 190 कंट्रीज 113 कंट्रीज ने एनडीएमसी दे दिया है, एनडीसी दे दिया है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि हाउ विल दे रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस एंड हाउ विल दे विल कमिट एंड हाउ दे विल कमिट टू नेट कार्बन जीरो नेट कार्बन बाय द ईयर ऑफ 2050 या 2060, जो भी उनका टारगेट लेके चला है। कल हमने पढ़ा था कि सऊदी अरेबिया ने भी बोल दिया है कि बाय द ईयर ऑफ 2060 हम लोग नेट जीरो कार्बन एमिशन कर देंगे। तो ये चीज है ना? तो अब अभी जो है वो सीओपी 26 है, सीओपी 26, जिसका काम क्या है कि भैया जो एनडीसी सबमिट करेंगे सब लोग और अपने टारगेट को और ज्यादा स्ट्रांग करेंगे, ठीक है? जो पेरिस एग्रीमेंट में किया था, जो लास्ट ईयर किया था एग्रीमेंट्स में, उसको और ज्यादा स्ट्रांग करेंगे, मतलब अपने टारगेट्स को और ज्यादा थोड़ा सा रिवाइव करेंगे, अच्छा करेंगे। लेकिन यहां पर ऑथर ने बोला, ऑथर का जो मेजर कंसर्न है ना, ऑथर ने ये बोला कि आप इतना लंबा लेके मत चलो, 2050 लेके मत चलो, 2050 के लिए अचीवेबल है भी नहीं। अभी रिपोर्ट आई थी, हमने पढ़ा था, आईपीसीसी। आईपीसीसी क्या था? इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। उन्होंने बोला था कि अगर हमने 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन अगर हमने अचीव भी कर लिया ना, तो भी पॉल्यूशन डिक्रीज नहीं होगा, तो भी टेम्परेचर हम रोक नहीं सकते, तभी भी फ्लड्स आएंगे, तभी भी साइक्लोन्स आएंगे, नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे। और पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है हम अचीव कर पाए बाय द ईयर 2050। लेकिन ऑथर ने बोला कि हम लोग एक छोटा टारगेट तो लेके चल सकते हैं, 2030। 2030 को हम ये बोल सकते हैं कि 50% या 45 to 50% तक हम लोग कार्बन एमिशन रिड्यूस कर देंगे, अगर हम एक स्टैट लेके चले, अगर हम एक बेसलाइन लेके चले 2000 का,
या 1990s का, तो बाई द 2030 हम इतना 48% या फिर आपका 50% कार्बन, सॉरी ये सर, इतना हम इमिशन रिड्यूस कर सकते हैं। तो 2030 तक आप टारगेट करो, ना कि 2050 का, क्योंकि पास्ट में भी बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हुए हैं और पास्ट में किसी डेवलप नेशन ने आज तक कभी भी उन टारगेट्स को अचीव नहीं किया, अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया। और वही उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से भी अर्ज किया है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली 2050 को टारगेट ना करे, 2 डिग्री सेल्सियस, 3.5 डिग्री सेल्सियस तक टारगेट ना करे, वो 2030 तक टारगेट करे और वो 2005 का लेवल लेकर 38 टू 40% तक कार्बन इमिशन जो है या इमिशन जो है उसको रिड्यूस करें। और जैसे चाइना ने प्लेज लिया है कि बाई 2060 हम लोग जीरो नेट जीरो कार्बन इमिशन करेंगे, वैसे ही इंडिया भी अचीव कर सकता है बाय 2070 या 2075 तक, अगर इसी लेवल पे अगर चला इंडिया तो। ठीक है, ये चीज बेसिकली ऑथर ने बताया। और ऑथर ने एक चीज और बताई कि देखा जाए तो कंट्री जो है वो 7% ऑफ द ग्लोबल इमिशन करता है, लेकिन तब भी वर्ल्ड में वो थर्ड लार्जेस्ट इमिटर है, ये चीज बताया। तो इट्स अ बेसिकली 7% और थर्ड लार्जेस्ट इमिटर है। तो सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है और यूएस आता है, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। और यूएस ने अभी तक अपने टारगेट को रिवाइव नहीं किया, और बल्कि जॉन कैरी जो कि क्लाइमेट चेंज के रिप्रेजेंटेटिव है यूएस गवर्नमेंट के, उन्होंने उन्होंने इंडिया विजिट किया और बहुत सारे कंट्री विजिट कर रहे हैं। तो खुद नहीं कर रहे कुछ काम, लेकिन बेसिकली हमसे काम करा रहे हैं, तो दूसरे नेशन से बोल रहे हैं कि आप अचीव करो, और लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन उनका है पॉल्यूशन फैलाने में। ये चीज ऑथर ने बताई। सेकंड जो एडिटोरियल है, इट्स अबाउट दी नो चेंज। तो यही चीज बताया गया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में फिर से डाल दिया गया, एफएटीएफ की। क्यों डाला? इसीलिए क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे केस देखने को मिले। टर्की भी ग्रे लिस्ट में ही रहा। हाँ, मॉरिशस जो है इस बार बाहर आ गया। हाँ, अभी फिर से एक बार फिर से रिव्यू होगा फरवरी 2022 में, और हो सकता है कि पाकिस्तान ने बोला है कि हम अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे, जो हमने टारगेट्स हमें दिए, 34 टारगेट्स दिए, उन 34 टारगेट्स को हम अचीव करेंगे और ग्रे लिस्ट से हम बाहर आना है। लेकिन इंडियन जो ऑथर है, ऑथर का कंसर्न ये है कि भाई पाकिस्तान कितने सालों से ग्रे लिस्ट में है और कितने सालों से वो टारगेट बोल रहा है कि टारगेट अचीव करेंगे, टारगेट अचीव करेंगे, लेकिन हुआ तो नहीं। तो क्यों सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही? क्यों एफएटीएफ के प्रेसिडेंट हमेशा ये बोलते रहते हैं कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डालेंगे, लेकिन हम ग्रीन लिस्ट में डाल के रखेंगे? तो आप सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन करिए और देखिए 2008 में इंसिडेंट हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में इंसिडेंट होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, वायलेंस क्रिएट होता है, अफगानिस्तान में टेररिज्म को सपोर्ट किया जाता है, अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट किया गया, तालिबान गवर्नमेंट भी नहीं थी, तब भी आपने, और खुल्लम खुल्ला था सब कुछ, ये सबको पता था कि पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन तब भी पाकिस्तान को आपने ग्रे लिस्ट में रखा, ब्लैक लिस्ट में नहीं रखा। ये ऑथर का कंसर्न है, और उन्होंने यही चीज बोली है कि भैया एफएटीएफ सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे, है ना। ये चीज ऑथर ने बताई। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज अगेन, तो नेदरलैंड जो है वो अपना ऑफिसर भेजना चाहते हैं, नेवल लियासन ऑफिसर भेजना चाहते हैं। अब लियासन का मतलब क्या होता है? लियासन का मतलब होता है, पहले तो लाइसेंस का मतलब, तो लाइसेंस का मतलब क्या है? लाइसेंस का जो मतलब है वो, इट्स द मीनिंग ऑफ द लाइसेंस इज टू ब्रिंग कम्युनिकेशन बिटवीन दी टू और मोर पीपल, कंट्री, या टू एंटिटीज। ठीक है, तो इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन के बेसिकली मैरीटाइम अवेयरनेस के लिए और उसके इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए एक बेसिकली एक ग्रुप बना हुआ है, जिसका नाम है नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन, जिसमें इंडिया भी पार्ट है ना। और नीदरलैंड ने भी बोला है कि हम लोग अपना लाइसेंस ऑफिसर जो है वो भेजना चाहते हैं और इसमें अपॉइंट करना चाहते हैं, जिससे इंडियन ओशन की इंफॉर्मेशन जो है, मैरीटाइम अवेयरनेस जो है, वो नीदरलैंड को भी पता लगती रहे। तो लाइसेंस ऑफिसर का काम क्या होता है? यही होता है कि टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। ठीक है, और नीदरलैंड जो है वो इंटरेस्टेड है टू सेंड देयर नेवल लाइसेंस ऑफिसर इन दी नेवीज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, फूड सेक्रेटरी ने सारी स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है और उन्होंने अर्ज किया है कि एडिबल ऑयल प्राइसेस जो है उसको कट डाउन करो। क्यों? क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो हम नहीं चाहते कि कंज्यूमर्स की जो जेब है और ज्यादा कट जाए, तो आप एडिबल ऑयल प्राइसेस जो है उनकी प्राइसेस को आप थोड़ा सा कट डाउन करिए। और उन्होंने एक चीज और बोला है कि आप स्टेक होल्डर्स, मतलब जो रिटेलर शॉप भी होते हैं ना, आप ज्यादा समय तक उनको स्टॉक करके मत रखने दो ऑयल, एडिबल ऑयल। ठीक है, सिर्फ 2 मंथ का स्टॉक उनके पास होना चाहिए, स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। मूविंग फर्दर, सो
एक फेसबुक पे इन्वेस्ट फेसबुक का बेसिकली एक एक्सपर्ट्स है, उन्होंने बताया कि फेसबुक का सबसे बड़ा मार्केट जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन है, और मिस इन्फॉर्मेशन इंडिया में उनको सबसे ज्यादा मिलती है, और इट्स अबाउट दी एंटी मुस्लिम इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन। बजरंग दल का मेजर कंट्रीब्यूशन है, ये बताया। तो ये फेसबुक के लिए सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ा उनका बिगेस्ट मार्केट है, इंडिया बिगेस्ट मार्केट फॉर दी मिस इन्फॉर्मेशन एंड दी हेट स्पीच फॉर फेसबुक। ये चीज बताई गई। मूविंग फर्दर, सो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम गवर्नमेंट को डेडलाइन दी थी कि भैया आप डिटेंशन सेंटर, जिसका नाम चेंज भी कर दिया है गुवाहाटी हाईकोर्ट ने, अब डिटेंशन सेंटर नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, ट्रांजिट सेंटर। ट्रांजिट सेंटर को आपको 45 डेज के अंदर बताना है, और असम गवर्नमेंट ने उसका काम जो है वो करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बोल दिया है और बोला है कि भैया आप 45 डेज के अंदर ट्रांजिट सेंटर बना दीजिए, डेडलाइन दे दी है गुवाहाटी हाईकोर्ट ने। मूविंग फर्दर, सो यूपी में 9 न्यू मेडिकल कॉलेज जो है वो ओपनिंग होने वाले हैं। अच्छा, एडवर्टीजमेंट में सबसे पहला जो एडवर्टीजमेंट का था ना, इसमें योगी जी और मोदी जी की फोटो थी, तो इसी के बारे में था कि 9 डिस्ट्रिक्ट्स में नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं, 9 न्यू मेडिकल कॉलेजेस। सो व्हाट मोदी डिड, सो मोदी ने कल मन की बात करी, और मन की बात में उन्होंने बेसिकली वैक्सीन के रिकॉर्ड को बताया कि वैक्सीन के रिकॉर्ड, और नहीं बताया कि इंडिया के अंदर कितनी कैपेसिटी है। इंडिया बहुत कैपेबल है, इंडिया के अंदर बहुत कैपेसिटी है, इंडिया कुछ भी कर सकता है। व्हाट हैपन, सो पीएम म्यूजियम बन रहा है ना। पीएम म्यूजियम जो कि जितने इंडिया में जितने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनके वर्क, उनकी सारी चीजों के बारे में बताएगा, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में बताएगा। अब पीएम म्यूजियम जो है पहले जो था वो अक्टूबर में इनॉग्रेट होने वाला था, लेकिन जो हमारे कल्चर मिनिस्टर है जी किशन रेड्डी, उनका कहना है कि जो जो पीएम म्यूजियम है वो अक्टूबर तक नहीं बन पाएगा, लेकिन हाँ दे आर एक्सपेक्टेड कि हम लोग 25 दिसंबर को उसको इनॉग्रेट कर देंगे। एंड 25 दिसंबर इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं क्या, गुड गवर्नेंस डे। क्रिसमस डे भी होता है, बट गुड गवर्नेंस डे भी होता है ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी, फॉर दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आपका अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस दिन इनॉग्रेट हो सकता है। लोगों ने क्वेश्चन पूछा 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने मना कर दिया कि शायद नहीं हो पाएगा। सो व्हाट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सेड, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सेड कि भैया हमने एंटी ड्रग फंड बना रखा है, तो आप एंटी ड्रग फंड को किसी और पर्पस के लिए यूज मत करो, सिर्फ आप डी एडिक्शन के लिए पर्पस के लिए यूज करो। जिस जिस पर्पस के लिए फंड बनाया गया ना, उसी पर्पस के लिए आपको फंड को यूज करना है, ना कि किसी और पर्पस के लिए। मूविंग फर्दर ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, व्हाट वर्ल्ड न्यूज, what important news from the world perspective, for perspective sorry, so अब तालिबान गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ इन द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान वहां पर एक पॉलिसी लेके आई। जैसे हमारे यहाँ मनरेगा है ना, तो मनरेगा में क्या होता है कि भैया आप लोगों को जॉब देते हो, और जॉब के आप हर दिन जॉब मिला और आपको हर दिन पैसे मिलते हैं, 100 रुपए या जो भी रुपए है। अब देखा जाए तो इंडिया में हंगर इतना ज्यादा नहीं है कंपेरेटिवली, कंपेयर करें हम अफगानिस्तान से। हाँ, इंडेक्स में हमारी रैंक जरूर खराब आई है अफगानिस्तान से, बट इन रियलिटी में ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान में सिचुएशन ज्यादा वर्स है, क्योंकि वहां पर देखा जाए तो परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन ज्यादा अफेक्टेड है। इंडिया में इतना नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं है। तो वही तालिबान गवर्नमेंट का कहना है कि हम लोग जॉब्स ऑफर करेंगे टू दी पब्लिक, और पब्लिक को आपको जॉब्स के बदले उनको वीट प्रोवाइड होगा, मतलब गेहूं मिलेगा, खाना मिलेगा। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म होगी और खाना भी मिलेगा, और हंगर को भी हम टैकल कर पाएंगे। तो तालिबान गवर्नमेंट ने काम तो अच्छा कर रही है, लेकिन पैसा देना चाहिए भाई हमको। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, यूएस सैबोटाइजिंग सैबोटेट सैबोटिंग सीपीईसी। सीपीईसी का मतलब आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर विद इंडिया, इंडिया सपोर्ट। इमरान खान का यही कहना है, इमरान खान के एड, मतलब जो इमरान खान के एड है, उनका यही कहना है कि भैया जो यूएस है ना, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को खराब करने की कोशिश कर रहा है। किसके सपोर्ट से, इंडिया के सपोर्ट से। दैट व्हाट इमरान खान के जो एड है उन्होंने एलिगेशन लगाया है टू द कंट्री ऑफ यूएसए। मूविंग फर्दर, सो आज इकोनॉमिक न्यूज तो नहीं आती क्योंकि आज आपका मंडे है। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।